हेलो सर। गौरव शुरू करें? तैयार हैं आप? ठीक है, नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव मिश्रा और आज हमारी खास मेहमान हैं रेलवे मंत्रालय में पोस्टेड रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री मुकुल कुमार जी। सर अधिकारी के साथ साथ उपन्यासकार भी हैं। सर कैसे शुरू हुआ ये सिलसिला? ये लिखने की जो चाहत थी, ये सबसे पहले मैंने अपने बहुत युवावस्था में जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस समय महसूस की। और हमारी साहित्यिक यात्रा जो शुरू हुई वो कविताओं से शुरू हुई। तो स्कूल में अनायास कुछ पंक्तियाँ आती थी और वो मैं लिख लेता था। और बड़ा उस समय ऐसा महसूस होता था कि बस मैं भीड़ से कट जाऊँ और अपने साथ रहूँ, कुछ कुछ वक्त गुजारूँ। किसने आपको इंस्पायर किया कि आप लिखना शुरू करें? किसी भी प्रतिभा को प्रस्फुटित होने के लिए एक परिवेश होना चाहिए। इसका श्रेय इंस्पिरेशन मैं अपने पिताजी को हमेशा से देता आया हूँ। अंग्रेजी साहित्य के शिक्षक थे और कॉलेज में पढ़ाते थे और घर का जो माहौल था बिल्कुल साहित्यमय था। वो बिल्कुल खुद साहित्य में रमे हुए व्यक्ति थे। वो केवल उनका जो साहित्य के प्रति जो रुझान था वो केवल अध्यापन तक ही आके ख़त्म नहीं होता था। वो घर पे भी आएंगे, हम लोग से अच्छी बातें शेयर करना और उनके पास जो विद्यार्थी आते थे उनसे जो उनका मैं तारुफ देखता था, उनके साथ जो फिर उनका इंटरेक्शन था, संवाद था, वो मुझे कहीं न कहीं बहुत प्रभावित करता था। और मेरी जो रुझान थी, उस रुझान को आगे बढ़ा के जुनून में परिवर्तित करने का श्रेय जो है वो हमारे पिताजी को जाता है। जुनून तो उपन्यासकार बनने का था, नॉवलिस्ट बनने का था। यूपीएससी क्रैक करके अधिकारी कैसे बन गए? उसका सफ़र कैसे शुरू हुआ? हाँ, वो एक रुझान था। देखिए, जब आप युवावस्था में रहते हैं तो दो चीज़ें आपके अंदर होती हैं। एक 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 कहीं न कहीं एक महत्वाकांक्षा भी जन्म लेती है। और जब आप युवावस्था से पुरुष बनने की जो आपकी यात्रा, जो मेरी पहला उपन्यास, मेरा जी। पहला एज़ बॉयज़ बिकम मेन है, मैंने अपनी उसी यात्रा को उसमें चित्रित किया है। तो एक महत्वाकांक्षा है कि आप समाज में एक प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जिसको हम कहते हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता की चाहत जो है वो सबसे बड़ी चाहत है। वहाँ अगर आप देखें तो कोई भी युवा जो है वो अपने इस रुझान को अपने अंदर की इस प्रकृति के साथ साथ महत्वाकांक्षा को भी लेके चलता है कहीं न कहीं। तो मैं ये बोलूँगा कि मेरे केस में, बहुत सारे केस में अगर आप ऐसा भी देखेंगे कि साहित्य के प्रति लोगों का रुझान है और उन्होंने साहित्य को ही अपना करियर बनाना चाहा। लेकिन मेरे साथ एक आकर्षण जो है सिविल सर्विसेज का, कि मैं भारत सरकार से जुड़ूँ, राष्ट्र निर्माण से जुड़ूँ, ये एक चाहत मेरे अंदर थी। और ये हमारे चाहत या ये हसरत पिताजी की थी कि बेटा आगे चल के सिविल सर्विसेज में जाए, बाकी काम तो बाद में होता रहेगा? ये भी मैंने अपने पहले उपन्यास में इसका बखूबी चित्रण किया है कि जब मैं कॉलेज में, जब मैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा लिखने की तैयारी कर रहा था, तो एक सोच आती थी कि आखिर ये महत्वाकांक्षा ने कहाँ से जन्म लिया। तो मैंने इसमें कुछ जो हमारे इन्फ्लुएंसेस थे, कुछ जिन चीज़ों ने मुझे प्रभावित किया, उसमें डेफिनेटली जो वो परिवेश था, बिहार का प्रवेश, ये जो है परिवेश, वहाँ पर इसके प्रति जो लोगों का रुझान था, इसके प्रति जो सम्मान था, इसको जिस तरह से देखा जाता था, उसने कहीं न कहीं प्रेरित किया। फिर स्कूल में एक अच्छा विद्यार्थी था, तो शिक्षक अनायास बोल पड़ते थे कि ये विद्यार्थी बहुत अच्छा है, इसे तो आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। कई प्रेरणा के स्रोत रहे, जिसमें स्कूल है, घर है, आपके आसपास का समाज है। और जब मैं दिल्ली आया पढ़ने, मैं बहुत पहले, मतलब अपने युवावस्था में दिल्ली आ गया था। +2 भी मैंने यहीं से किया, कॉलेज सर यहीं से कब किया। आ गए थे आप? मैं +2 अच्छा। हाँ, मैट्रिकुलेशन करने के बाद मैं दिल्ली आ गया। तो ग्रेजुएशन आपने दिल्ली में से किया? ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी कहाँ से? किया, किरोड़ीमल कॉलेज से किया। तो वहाँ पर भी जब मैं आया तो मैंने देखा कि भाई दिल्ली में भी दिल्ली को मैं तो मानता हूँ कि किरोड़ीमल कॉलेज चुनने का भी कोई खास वजह थी नहीं, उसमें तो एडमिशन के कि लिए अमिताभ आपने बच्चन वहाँ कहीं से पढ़े हैं? नहीं, अमिताभ बच्चन पढ़े तो वैसे डिसाइड आप नहीं कर सकते। वो जो आपका जो परफॉर्मेंस, उसके आधार पर उस समय एडमिशन होता था। तो मैंने कई कॉलेजेस में अप्लाई किया, उसमें किरोड़ीमल कॉलेज का ऑप्शन आया तो मुझे अच्छा लगा। और ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि हम लोग जो किरोड़ीमल कॉलेज में जब मेरा दाखिला हो गया, वहाँ का छात्र मैं बन गया, तो हम लोग बड़ा प्राइड तो महसूस करते थे कि भाई इस कॉलेज ने अमिताभ बच्चन ने ऐसी शख्सियत दिया है। तो जब आप कॉलेज में पहुँचे तब आपने ध्यान केंद्रित करा कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए
तैयारी करनी है। इच्छा थी, शुरू से थी, और साहित्य भी था, साहित्य को महसूस किया। लेकिन मैं एक चीज़ और बताऊं, चाहत जो है वो बेचैनी में जो परिवर्तित हुई वो 2010-11 के आसपास, जब सर्विस के मेरे करीब 12-13 साल हो गए थे। उस समय ये मैंने महसूस किया कि नहीं, मेरे अंदर का जो साहित्यकार है जो पीछे वो छूट दस्तक, गया है उसको, जो पीछे छूट गया है उसने दस्तक देना शुरू किया। जी, वो दस्तक धीरे धीरे उस दस्तक की आवाज़ इतनी बढ़ गई कि उसको इग्नोर करना, उसको 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 मैंने बिल्कुल अनदेखा करना, वो संभव नहीं हो पाया। और मैंने फिर कलम उठाई और अपना उपन्यास लिखा, जो 2016 में पहला उपन्यास मेरा एज बॉयज बिकम मैन आया। तो एज बट बॉयज हमारी, बिकम मैन जो जी आपका पहला उपन्यास है, जी, उसमें आपने अपने शुरुआती दिनों को जो महसूस किया है उसका वर्णन किया उसका है। वर्णन किया है। और ये किताब काफ़ी, इस किताब को काफ़ी सम्मान मिला, काफ़ी इसको रिकॉग्निशन मिला। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के बारे में अभी तक किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं लिखा। इवन उपमन्यु चटर्जी की इंग्लिश अगस्त एन इंडियन स्टोरी, वो सर्विस में जाने के बाद के पहलू को उजागर करती है, उस लाइफ को चित्रित करती है। लेकिन सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है, परीक्षा की तैयारी के बारे में इतना डिटेल, इतना विस्तार से शायद पहली बार किसी नौकरशाह ने लिखा। अच्छा, आपने यूपीएससी की का एग्जाम कितने अटेम्प्ट में क्लियर करा था, कौन से अटेम्प्ट ने? मेरा तीसरे अटेम्प्ट में हुआ, और फिर मैंने इम्प्रूवमेंट के लिए चौथे में भी दिया फिर। अच्छा, लाखों लोग आते हैं बिहार से, यूपी से, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। यूपीएससी एक ड्रीम होता है उसको क्लियर करने के लिए, पर जो लोग असफल हो जाते हैं, हर कोई तो आईएएस नहीं बन पाता है, आईपीएस नहीं बन पाता है, सिर्फ ब्यूरोक्रेट नहीं बन पाता है। जो लोग असफल हो जाते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोग असफल हो जाते हैं उनको मेरा मानना है कि जब आप किसी भी चीज़ के लिए प्रयत्न करते हैं तो कहीं ना कहीं अब मुझे ये बात ज़्यादा समझ में आती है। उस समय अटैचमेंट तो बहुत होता ही है। अगर अटैचमेंट नहीं होगा तो आप उतना ज़्यादा किसी चीज़ के लिए प्रयास नहीं कर पाएंगे, उतना जुनून के साथ प्रयास नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस अटैचमेंट में कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट होना चाहिए था। यहाँ भागवत गीता की जो फिलॉसफी है ना, कि डिटैच अटैचमेंट होना चाहिए, तो शायद उतनी युवावस्था में वो चीज़ इतना आदमी परिपक्व नहीं हो पाता है कि इस तरह के फ़लसफ़े को बिल्कुल आत्मसात कर ले। लेकिन मेरा मानना है कि असफलता से बहुत हृदय भेदी असफलता होती है ये। और हम लोग इस समय हम लोग कहते थे कि ये इश्क से भी ज़्यादा जो जुनून है वो यूपीएससी का होता है लोगों का। तो एक मेरा और कहावत भी उनके है लिए ये कि कहना है, प्यार में हारा हुआ या टूटा हुआ दिल वाला बंदा या तो आईएएस बन जाता है या फिर लेखक बन जाता है। और यूँ कहे कि आईएएस में हारा हुआ जो बंदा है या जो बंदी है, वो जो है उसका जो दिल जिस तरह टूटता है, तो वो इश्क में टूटने से भी ज़्यादा जो है वो खतरनाक है वो। लेकिन वो तो बिल्कुल लाइटर वेन में ये बात हुई। लेकिन असफलता को आप कहीं ना कहीं आपको जीवन में, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि हर चीज़ जो मेरे जीवन में की जो सारी घटनाएं हैं वो कर्म और भाग्य के का एक मिश्रण है कहीं ना कहीं। तो आप ये मान के चलें। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप अगर असफल हुए उस समय, वो तो आपको बहुत दुखदाई होता है आपके लिए। लेकिन जब आप यात्रा में आगे बढ़ते हैं, जीवन यात्रा में आगे बढ़ते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं और आपको जो नई दिशा मिलती है, तो आपको लगता है कि जीवन ने मेरे लिए या फिर प्रकृति ने या प्रोविडेंस, ईश्वर कह लें, इन्होंने मेरे लिए यही रास्ता रखा था। और बहुत बार तो आप ये होते हैं कि चलो भाई अच्छा हुआ, अदरवाइज मैं यहाँ नहीं होता जहाँ मैं हूँ। तो मेरा कहना है कि आप किसी भी चीज़ का लाइफ में प्रयास करते हैं तो मान के चलिए कि कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। ये जो फलसफा है इसको तो आपको लेके चलना पड़ेगा ज़िंदगी में, क्योंकि असफलता सबको मिलती है जी। आज जो लोग यूपीएससी में सफल हो जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि जीवन के हर पड़ाव पे जितने माइलस्टोन आएंगे, जितनी चीज़ें आएंगी, सब चीज़ों में सफल हो जाएंगे। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि उसको सब कुछ वो मिला जो वो चाहता था। अच्छा सर, आपकी दूसरी किताब पे आते हैं, नॉवेल पे आते हैं, सेडक्शन बाय ट्रक जी। उसकी प्रेरणा क्या है, उसकी कहानी क्या है? उसकी कहानी ये अर्बन सेटअप में मैरिज को एक्सप्लोर करती हुई, मैरिज की थीम को तलाशती हुई ये पुस्तक है, उपन्यास है। और इसमें मैरिज की, शादी की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको मैंने उजागर किया है। उनकी उसमें इमोशन को, ट्रस्ट को, पैशन को, ये जो एलिमेंट्स हैं जो एक शादी में होते हैं, तो इनको हमने बखूबी से, इनके बीच की टकराहट और इनके बीच में सामंजस्य होता है या नहीं होता है, नहीं होता है तो जो टकराहट होती है उससे क्या भावना जन्म लेती है या उससे क्या प्रभाव पड़ता है इंडिविजुअल पे, स्पाउसेस पे।
तो इस सब चीज़ों को बखूबी मैंने उभारने की कोशिश किया है इस उपन्यास में। पीछे इसमें अंतिम पंक्ति पर आप गौर करिए, अ स्टोरी पार्ट रियलिटी पार्ट लेजेंड दैट डेयर्स द मॉडर्न रीडर टू सॉल्व मैनकाइंड्स ओल्डेस्ट पजल, मैरिज। मैरिज तो हमेशा एक पजल रहा ही है, और मेरे ख्याल से ज़िंदगी में जो आपकी चीज़ें, जो घटनाएं हैं, उसमें एक बहुत अहम घटना शादी, और इतनी अहम घटना जो आपके आगे की जीवन यात्रा को कहीं ना कहीं पूरी तरह से निर्धारित करती है, क्योंकि आपका जो पूरा जीवन है वो आपके, अगर आप देख लें तो दो जगहों के बीच में मोस्टली सिमट के रहता है। एक तो घर हो गया, और एक जहां आप बाहर काम के लिए निकलते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो। इवन अगर आप कलाकार हैं तो आप अपना जो एक, जैसे कोई एक्टर है तो वो स्टूडियो में जाएगा, एक लेखक है तो वो लाइब्रेरी में पढ़ने जाएगा या अपने स्टडी में जाएगा, और घर, इसी के बीच में ज़्यादातर ज़िंदगी निकलती है। तो अगर आप देखें तो सबसे एक अहम भूमिका निभाने वाली चीज़ जो आदमी की ज़िंदगी में शादी है। तो अभी आसपास में मैंने अर्बन सेटअप में बहुत शादियों के बारे में, लोगों के बदलते हुए ये बदलती हुई भावना, बदलते हुए फ़लसफ़े को, के मतलब फ़िलॉसफ़ी को, या उनका जो लुकआउट है, उस आउटलुक को हमने देखा परिवर्तित होते हुए, और कई सारी शादियां प्रभावित होते हुए देखा। अपने कुछ अनुभव जो हमारे थे, चूँकि ये मिड लाइफ की लिखी हुई नावल है, उसमें मेरे भी शादी के कुछ अपने अनुभव थे। सबको मिला-जुला करके जब एक लेखक जब भी मैं वही किसी कहने वाला था, ये कहीं ना कहीं आपके गृहस्थ जीवन से भी इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं ये नॉवल? अनुभव तो होंगे, अनुभव तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये पूरी तरह से गृहस्थ जीवन से ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि इंस्पायर्ड है। मोटिवेशन। इसमें आपके बहुत तरह के अनुभव जो आप समाज से लेते हैं, वो अनुभव आपके अपने पर्सनल अनुभव, और दूसरी बात है कि कई सारी काल्पनिक घटनाएं। चूँकि मेरा मानना है कि जब भी कोई उपन्यासकार किसी उपन्यास का सृजन करता है, तो उसमें जो आपके अनुभव हैं वो कल्पना के साथ मिल करके, अपनी रचनात्मकता के साथ मिल करके बिल्कुल एक नया रूप ले लेते हैं। सर, अब आपकी लेटेस्ट नॉवल लॉस्ट इन द लव मेज, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें आपने क्या अनुभव लिखने की कोशिश करी है? लॉस्ट इन द लव में, जैसा ये टाइटल से एक इम्प्रेशन जाता है कि ये प्रेम कहानी हो सकती है, तो प्रेम कहानी तो है ही है, लेकिन मैं इसको एक लेखक के रूप में प्रेम की कहानी के रूप में देखता हूँ। प्रेम की कहानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें प्रेम के विभिन्न रंगों को मैंने उभारा है। अगर उदाहरण स्वरूप ले लें तो रोमांटिक लव एक प्रेम का एक रंग है, लेकिन उसके अंदर भी मैंने दो शेड्स, दो एकदम विपरीत ये मतलब रंगों को इसमें उजागर किया है। ये दो जो इसके पात्र हैं, फीमेल कैरेक्टर्स हैं, ज्योति एंड शीतल। तो ज्योति का जो प्रेम है वो बलिदान की भावना से प्रेरित है। शीतल का जो प्रेम है, आकर्षण है, उसमें प्राप्ति का जुनून है। तो एक तरफ तो ये बलिदान करने को क्या तैयार ये है। लव ट्रायंगल है? नहीं, ये लव क्वाड्रेंगल है। अच्छा। तो और पहले मैं अपनी पहली बात पूरी कर लूं कि एक तो रोमांटिक लव के अंदर के दो विपरीत रंग हैं। ऊपर से मेरा मानना है कि जब ह्यूमन लाइफ में, मानव जीवन में कई तरह के प्रेम होते हैं। रोमांटिक लव इज जस्ट वन ऑफ द शेड्स। उसमें आपका पेरेंटल लव है, फैमिली परिवार का लव है, जैसे पेरेंट्स के लिए है, सिस्टर के लिए, ब्रदर के लिए। दोस्ती एक बहुत बड़ा, एक बहुत खूबसूरत एक जज्बा है। तो रोमांटिक लव को मैंने इसमें वीज़ा विज़ अदर शेड्स ऑफ लव भी मैंने उसको, उसके बीच की टकराहट, उसके बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित हो, इस टकराहट को और इस सामंजस्य की मुश्किलों को भी मैंने इसमें चित्रित किया है इस उपन्यास में। और अगर बिल्कुल इसको एक लाइन में अगर कहना हो तो इट इज़ ए स्पेल बाइंडिंग मैट्रिक्स ऑफ लव, ड्यूटी, एम्बिशन एंड पैशन। प्रेम, कर्तव्य, महत्वाकांक्षा और जुनून, इसके ये है घूमती कहानी। हाँ, उसके बाद रहा आपका प्रश्न कि लव ट्रायंगल, तो ये लव क्वाड्रेंगल है। ओके। ये लव क्वाड्रेंगल बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें तीन सिविल सर्वेंट्स हैं जो जस्ट क्वालिफाइंग हुए हैं, और एक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हुई शिक्षिका हैं, एकेडमिक हैं। इन चारों का आपस में जो एक रिलेशनशिप है, संबंध बनता है, और फिर उनकी जो प्रेम यात्रा बढ़ती है, और एक तरफा प्रेम, दो तरफा प्रेम, बहुत खूबसूरत, बहुत ही रोचक उपन्यास है। और इसमें मेरा मानना है कि नहीं सिर्फ युवा बल्कि हर तबके के लोगों को, क्योंकि देखिए एक अच्छी कृति जो होती है, एक अच्छा उपन्यास जो होता है, वो कहानी के माध्यम से
जीवन के अनुभवों, कुछ ऐसे अनुभवों को लोगों के साथ साझा करता है जो हर तबके के लोगों के लिए रेलिवेंट होते हैं कहीं ना कहीं। अब एक मिड लाइफ का आदमी या ओल्ड एज का आदमी जब वो पढ़ेगा तो वो अपने युवावस्था के रोमांटिक लव को याद करेगा इसको पढ़ते हुए। तो यही खूबसूरत जो साहित्य जो होता है उसको समय काल से या किसी समाज के वर्ग से या उम्र से हम नहीं बांध सकते हैं। तो वो सर, तो आप रेलवे में कार्यरत हैं, रेलगाड़ियों और लोगों के बीच में घिरे रहते हैं, फिर ये समन्वय कैसे बनाते हैं आप? लेखन के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? वो टाइम चैलेंज तो है, लेकिन बड़ा थ्रिलिंग चैलेंज है, इसलिए तो पैशन है तो जुनून जिसको हम कहते हैं, तो जुनून अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेता है। तो वही मैं कहूँ कि यात्रा तो रही है, समय की मारामारी तो बिल्कुल रही है, लेकिन उस समय को चुराना और उस जो बचे हुए समय को इसमें लेखन में उसको डालना, समर्पित करना, ये अपने आप में बड़ा सुखदायी अनुभव भी रहा है। कभी-कभी टकराहट है, बिल्कुल आपने सही कहा, कभी-कभी मन करता है कि अरे ये तो चीज़ है, अगर नहीं लिखेंगे तो ये पता नहीं इस फॉर्म में आ पाएँगी, नहीं आ पाएँगी। तो एक चैलेंज है, एक कभी-कभी टकराहट है, लेकिन साथ में दोनों को अब जीवन का फ़लसफ़ा इस स्टेज पर आके समझ में आ गया है कि इसका अपना अब एक अलग रोल है, इसका अलग रोल अच्छा, है। पहले उपन्यास को लिखते वक्त या उसको प्रकाशित करते वक्त आपको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? ये पहले से ही मैं तैयार था उन चैलेंजेस के लिए, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि ये लेखन का जो दुनिया है बिल्कुल बदल चुकी है। इसमें लिखने वाले बहुत हैं और पब्लिशर्स बहुत ही लिमिटेड थे। जी। जो वो पब्लिशर्स की बात कर रहा हूँ जो जिनको हम ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हाउस बोलते हैं, जहाँ से छपने की चाहत हर लेखक में होती है। तो जब देखा कि भाई बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा लिखने वाले हैं, लेखक हैं और पब्लिशिंग हाउसेस बहुत ही सीमित हैं, तो सेल्फ पब्लिशिंग ने जन्म लिया कहीं न कहीं से। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो सक्सेसफुल जिन्होंने सेल्फ पब्लिश किया। तो मैं इस चैलेंज के लिए तैयार था। जी। लेकिन यही कहा जाता है कि डेस्टिनी और भाग्य को हम यही मानते हैं। जिस दिन मैंने ये किताब ख़त्म की थी वो शायद मई वगैरह में मैंने ख़त्म की थी, मई 2015 में ख़त्म किया था इस पुस्तक को मैंने। तो मैं एक्सप्लोर करने लगा कि जब किताब ख़त्म करने के पहले से ही ये बेचैनी थी कि अब इसको भेजूँगा कहाँ मतलब अपने पब्लिशिंग हाउसेस में पिच करूँगा। अचानक से वो मैंने रूपा वाज़ वन ऑफ द पब्लिकेशंस जहाँ भेजा, उनको सिनॉप्सिस भेजा। सिनॉप्सिस भेजने के साथ ही मेरे पास कॉल आया कि ये बहुत ही बहुपर्ती कहानी लग रही है, मल्टी लेयर्ड जिसको कहते हैं। उसको जब एक्सेप्ट किया तो समझिए मेरे लिए एक स्वप्न की तरह था। इतनी खुशी हुई मुझे कि मैं तो तैयार था कि बहुत सारे रिजेक्शंस होंगे, बहुत सारे होंगे, मतलब बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं तो मैं लकी हो गया और मेरी साहित्यिक यात्रा बहुत अच्छे से चल पड़ी। अच्छा सर, आपने इसके अलावा पोएट्री कलेक्शंस भी लिखे हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। आई मीन मैंने दोनों जैसे का, एक उपन्यासकार फिर एक पोएट्री कलेक्शन, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है लिखने में। जी, तो मेरी जो साहित्यिक यात्रा, जैसे मैंने बताया ना, स्कूल में कविताओं से शुरू हुई, स्कूल में कविता लिखता था। मैं कविताएँ आती रहीं, कुछ लिखता गया, बट जब आप शुरू में लिखते हैं तो आपको लगता है कि ये तो आपने अपने लिए लिखी है, पता नहीं कैसी होगी, लोग इसको कविता बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। मेरे में हमेशा एक डाउट था। मेरा मानना है कि ज़्यादातर कलाकार में शुरू में तो डाउट रहता ही है कि भाई हाउ इट विल गो टू द रीडर्स। बिल्कुल। तो लेकिन वहाँ भी मेरे पिताजी ने मेरा प्रेरणा स्रोत के रूप में और मेरे मेंटर के रूप में काम किया। मैंने जब बहुत बाद में सर्विस में आने के बाद उनको अपनी कुछ कृतियाँ पढ़ाई, पोएट्री पढ़ाई, तो उन्होंने तो कहा कि ये तो अच्छा है, ये तो यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ पब्लिशिंग इट। तो बाबूजी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहा बिल्कुल हर आशीर्वाद काम में। रहा, हर काम में रहा। और वो मेरी लिटरेरी सेंसिबिलिटी, जिसको साहित्यिक संवेदना बोलते हैं, उसको कहीं न कहीं से उभारने में, उसको दिशा देने में तो उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान है। बहुत सेमिनल कंट्रीब्यूशन तो कहते हैं, योगदान नहीं बोलेंगे उनको, बिल्कुल एक सेमिनल मतलब कंट्रीब्यूशन है उनका। अच्छा। तो हमारी ये पहली पुस्तक 2012 में मेरी आई, कविता का जी। संग्रह था। फिर दूसरा संग्रह 2018 में आया कैथारसिस के नाम से, और तीसरा ये रिदम ऑफ द रूइंस। हाँ। इस ये पुस्तक भी मेरी बहुत प्रचलित हुई। और ट्रेडिशनल सबसे बड़ा संतोष तो ये रहा कि ये मेरी कविता की किताब, चूँकि कविता का कमर्शियली अगर देखें तो मार्केट बड़ा सीमित है, कोई पब्लिशर जल्दी नहीं लेना चाहता है, चूँकि कविताओं को समझना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, और कविता जो है वो कमर्शियली वायबल नहीं होती है, बिकती ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि ये पुस्तक ने मुझे हर तरह का संतोष दिया।
लिटरेरी सर्किल में इसको काफ़ी अक्लेम मिला, काफ़ी नाम मिला, काफ़ी सराहना हुई। तो आजकल का जो युवा वर्ग है सर, सोशल मीडिया पे काफ़ी आकर्षित है। तो आपको क्या लगता है ये पठन पाठन का जो कार्य है, पठन का कार्य है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया है? जी, बिल्कुल, इसमें कोई मतलब शक नहीं कि ये एक चैलेंज है और जो ध्यान है, जो अटेंशन जिसको कहते हैं, उसको वो डाइवर्ट हुआ है कहीं न कहीं से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ। बट एक अच्छी बात उसमें ये हुई है कि थीम्स, बहुत सारे थीम्स पे चीज़ें लिखी जा रही हैं और लेखक के पास अपनी बात को पहुँचाने का, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम जो है सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है। तो जहां पठन प्रभावित हुआ है वहां पर ये एक फ़ायदा भी हुआ है कि आपकी बात बहुत तेज़ी से पहुंच जाती है। और अगर उसमें जो अभी भी ऐसा वर्ग तो है ही कि जो पढ़ रहा है, बिल्कुल उसकी यूँ नहीं कहेंगे जब वो प्रभावित हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और कोई ना कोई थीम ऐसा उनको मिल जाता है जो उनको आकर्षित करता है। जैसे अभी माइथोलॉजी का थीम काफ़ी पॉपुलर हुआ है इस जी। बीच में। हमारी प्राचीन सभ्यता के बारे में जो जी। चीज़ें लिखी गई, इतिहास में जो हमारे अनसंग हीरोज़ थे उनके बारे में जो जो मतलब लिखा जा रहा है। तो ऐसे थीम्स हैं जो लोगों के सामने पेश करते हैं, तो कुछ न कुछ जो अगर उनको आकर्षित करता है तो वो पढ़ते हैं। तो ये दोनों तरह का है। हर अब तो ये टेक्नोलॉजी का चेंज है। मानव सभ्यता जब जैसे-जैसे बढ़ेगी, नई चुनौतियाँ आएँगी, उन चुनौतियों को सुलझाते हुए यात्रा, मानव सभ्यता की यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। अच्छा, यूपीएससी का एग्ज़ाम जब आपने 1997 में क्रैक किया था, तब और अब में यूपीएससी की प्रिपरेशन में कितना डिफरेंस आ गया? अब बहुत डिफरेंस आ गया, चूँकि मैं थोड़ा टच में रहता हूँ हम्म। और इवन मेंस के एस्पिरेंट्स के साथ मेरे कुछ इंटरेक्शन हुए हैं। एक लेखक के रूप में कभी बुलाया जी। गया विजिटिंग लेक्चर के लिए, तो मैं गया हूँ, इंटरेक्ट किया है। तो उसी लिहाजे से मेरी जो उत्सुकतावश मैंने देखा कि क्या आज का क्या सिलेबस है, कि किस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो प्रश्न वाक़ई बहुत ही चैलेंजिंग हो गए हैं, बड़े ट्रिकी मतलब क्वेश्चंस आते अब हैं। ज़्यादा टफ हो गया? ज़्यादा टफ हो गया है। जब मैं कहता हूँ ज़्यादा टफ हो गया है, तो वो जो टफ हुआ है, वो सबके लिए हुआ है। तो अगर कंपटीशन को पाले, तो कंपटीशन जितना पहले टफ था, उतना आज भी टफ है। उस समय भी बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स थी, एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा थे। वो जो रेशियो है एस्पिरेंट्स से और एस्पिरेंट्स का और फाइनल रिक्रूटमेंट का जो रेशियो है, वो तो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं से सेम ही मतलब सेम ही होगा। बल्कि हम लोग के समय थोड़ा ज़्यादा चैलेंज था कि वो राइट साइजिंग और ब्यूरोक्रेसी हुई थी। तो हमारे समय में क्या हुआ, अचानक से वो सीट जो है वो 1000 से घट कर के 550-600 हो गई थी। जी। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था, पर्सनल लेवल पे देखें तो। लेकिन चीज़ें फिर से वापस आ गई हैं। तो कंपटीशन जो है वो रेशियो वाइज़ तो मेरे ख्याल से सेम है, लेकिन प्रश्न वाक़ई बहुत जटिल हुए हैं पहले से। तो बट उसको जैसे मैंने बताया कि वो जो जटिलता है वो सबके लिए है। तो लेवल प्लेइंग मेरे फील्ड अभी भी यूपीएससी ऑफर्स अच्छा, यू अ जो लेवल लोग प्लेइंग फील्ड। यूपीएससी के लिए लाखों युवा जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जुनून, मैंने जैसे पहले बोला कि सबसे पहले जुनून को आपको लाना होगा। अगर आपके अंदर जुनून है तभी इस एग्जामिनेशन की, इस परीक्षा की तैयारी करिए। ये मेरा अपना अनुभव है। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सर। सीएनबीसी का और आपका खास तौर से तहे दिल से आभार। आप लोगों ने मौका दिया, अपने पाठकों, अपने श्रोता के साथ हमारे के साथ तारुफ हुआ हमारा और लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच थैंक यू, सर। थैंक यू।